हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने मिसेल फॉर्मेशन तक समझा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझा हमने किसका, कोलाइड्स का। आज स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग या क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप कैसे एक्ट करता है उस सरफेस पे जहां से उसे डर्ट या डस्ट रिमूव करनी है। तो हम सब जानते हैं कि चाहे वो हमारी स्किन हो चाहे क्लॉथ्स हो, उन सभी में कहीं ना कहीं ऑयल रहता है जो कि नॉन पोलर नेचर का होता है। उसी में आके डर्ट और डस्ट डिजॉल्व रहती है। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक ऐसी सरफेस है जिसपे ये ऑयल है, ये ऑयल ड्रॉपलेट हुई जिसके अंदर डर्ट और डस्ट प्रेजेंट है। जैसे ही आप सोप मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो आप सोप का नेचर जानते हैं कि सोप में ये हेड वाला पार्ट जो होता है वो इसे हाइड्रोफिलिक या पोलर पार्ट कहते हैं, पोलर हेड। और ये जो पार्ट होता है इसे नॉन पोलर टेल कहते हैं। तो टेल वाला पार्ट जो होगा इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने सुना है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में ही घुलती हैं। तो ये नॉन पोलर नेचर का है कौन, ऑयल, और उसके अंदर प्रेजेंट है डर्ट और डस्ट। तो सारे सोप मॉलिक्यूल के हाइड्रोफिलिक एंड्स यानी पोलर पार्ट प्रोट्रूडेड आउटसाइड ऑफ द ऑयल। उसका कारण है कि वो इससे दूर भागेंगे, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो ऑयल से तो दूर भागेंगे। बात इतनी समझ में आई कि जो भी सरफेस जिसमें डर्ट और डस्ट है, यानी पहले से ही उसमें प्रेजेंट है ऑयल, ऑयल के अंदर डर्ट और डस्ट है, जैसे ही आप सोप मॉलिक्यूल ऐड करोगे सोप के जितने भी हाइड्रोफोबिक यानी नॉन पोलर टेल हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट है वो सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे उसमें। जब आप वाटर से रिंस करोगे तो वाटर से रिंस करने पे आपको पता है कि ये सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वाटर की तरफ। और अंदर आने पे अब आप जान रहे हो कि ये सभी यानी टेल पार्ट और ऑयल पार्ट पानी से डरता है। तो जैसे सोप मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर आएंगे वो उसी स्पेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको हमने सुना था मिसेल के नाम से। यानी यहाँ पे ढेर सारे स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे सोप मॉलिक्यूल के, जिनमें हाइड्रोफोबिक एंड सेंटर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे और हाइड्रोफिलिक एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है मिसेल। और यहां बीच में आ जाएगी ऑयल ड्रॉपलेट और ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर आ जाएगी डर्ट और डस्ट। ये जो बना आपको रिजल्टेंट मिक्सचर जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर भी है जो डिस्पर्सन मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, ये डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्स फेज की तरह बिहेव कर रही है ऑयल। और ये जो सोप है ये कहलाएगा सर्फेक्टेंट इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अगर मैं ये कहूं क्लीनिंग या क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप में सबसे जरूरी क्या है, सोप के इस नेचर को बताना कि सोप एक्ट्स एज इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके पास जो दो एंड हैं यानी ये दो नेचर, यानी एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड जो कि ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये दोनों होना ही उसे कैपेबल बनाते हैं कि वो क्लीनिंग एक्शन दिखा पाए। तो सोप एक इमल्सिफाइंग एजेंट है जो सरफेस से ऑयल को रिमूव करके डर्ट और डस्ट को रिमूव करके वाटर के अंदर इमल्सन फॉर्म करता है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन। जैसे आपको मैंने क्लासिफिकेशन के दौरान बताया था कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन में क्या होता है, ऑयल डिस्पर्स फेज होती है और वाटर डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये था क्लीनिंग एक्शन ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की प्रिपरेशन हमारे पास 3 मेथड्स हैं हमारी एनसीईआरटी में, जिनमें पहली मेथड जो है केमिकल मेथड, जिनमें रिएक्शंस हैं। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा जैसे आपसे पूछा गया आर्सेनिक सल्फाइड जो सॉल है उसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, सल्फर सॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे, गोल्ड सॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो 4 रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं उन्हें विथ बैलेंसिंग याद करना है। सभी की फेज याद ना हो, याद हो, लेकिन जो आपका पहला प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टोइकियोमेट्री और नीचे सॉल लिखना मत भूलिएगा। जैसे आपको सबसे पहले दिया है आर्सेनिक ऑक्साइड को आप H2S के साथ रिएक्ट करा रहे हैं
तो बन रहा है आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट और साथ में वाटर। तो वाटर यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है और ये डिस्पर्स फेज की तरह बिहेव करेगा और आपका केमिकल मेथड से पहला सॉल्ट तैयार हुआ। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? डबल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोलिसिस से आप डिफरेंट सॉल्ट बना सकते हैं। तो केमिकल मेथड में क्या है, दो सर्टेन आप केमिकल्स को फीड कराएंगे, उसके बाद जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला है वो जाके सॉल्ट पार्टिकल की तरह, यानी वही कोलाइडल रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर जाके डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स हो जाएगा। तो केमिकल मेथड में क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको जो सॉल्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें सल्फर सॉल्ट है, गोल्ड सॉल्ट है और फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। या फिर ऐसा बोला जाएगा कि इन दोनों रिएक्टेंट को बोला गया ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। रिएक्टेंट यानी व्हाट हैपेंस व्हेन आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। जैसे दूसरा पूछा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट के बेस्ड में याद रखना है आपको इन रिएक्शंस को, और एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है उसे मत भूलिएगा, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को याद करना है। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने आपसे कहे कि केमिकल मेथड में आपसे पूछा जाएगा हाउ वुड वी प्रिपेयर दीज सॉल्ट्स बाय केमिकल मेथड, या इन दोनों को रिएक्ट कराने पे क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली मेथड, ये केमिकल मेथड थी। अब दो मेथड है जिन पे इलेबोरेशन भी है, थोड़ा सा इन्हें बारीकी समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। बहुत आसान है कि अगर वो 1, 2 या 3 नंबर तक आती हैं तो हमें कितना लिखना है, कैसे समझना है। तो जो दूसरी मेथड है प्रिपरेशन में वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इस मेथड का जो दूसरा नाम है उससे भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल्स। यानी आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की मदद ले रहे हैं और मेटल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी इस मेथड के बाद बनने वाले जो सॉल्ट हैं वो आपको कॉस्टली मेटल्स के नाम सुने हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन जैसी मेटल्स के सॉल्ट आप प्रिपेयर करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसका एक्सप्लेनेशन मुझसे सुन लीजिए, जिसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है, तो डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि एक ऐसा पॉट जिसमें आपने डिस्पर्सन मीडियम रखा है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड उसी मेटल के आपको स्टक करना है जिस मेटल का आप सॉल्ट बना रहे हैं। जैसे ये सिल्वर का सॉल्ट बनाना चाहता हूं, सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड हैं। अब इन्हें आप पॉजिटिव और निगेटिव यानी कैथोड एनोड से जोड़ देंगे, बैटरी से, हाई पोटेंशियल से, और आर्क शेप में। अभी बैटरी स्विच ऑन नहीं है मेरी, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आप आइस बाथ रखेंगे। ये रहा आपका आइस बाथ, ये रहे इलेक्ट्रोड्स, ये रहा आपका डिस्पर्सन मीडियम। जिस मेटल के आपको इलेक्ट्रोड लिए हैं आपने, उसी का सॉल्ट बनने वाला है, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन बहुत जरूरी, यहां पे आप जैसे करंट पास कराएंगे यानी हाई पोटेंशियल देंगे, यहां पे इंटेंस हीट जनरेट होगी जो मेटल को वेपराइज कर देगी। अगर आपको याद हो कि मेटालिक बॉन्डिंग होती थी, मेटल्स के एटम जो आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग, जिसे तोड़ने के लिए आपको चाहिए हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मैंने कहा कि इतनी हीट आप कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें आर्क शेप देके हायर पोटेंशियल प्रोवाइड करके यहां इंटेंस हीट जब जनरेट होती है तो मेटल वेपराइज होती है। मेटल जैसी वेपराइज होगी तो उसे हम कंडेंस कर लेंगे इमीडिएटली, क्योंकि हम चारों तरफ लगाए हैं आइस बाथ। यानी वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन टू मेक मेटल सॉल्ट्स। मेटल सॉल्ट्स बनाने के लिए आप इलेक्ट्रोड को आर्क शेप में इंटेंस हीट देके वेपराइज करोगे मेटल को, और जैसे आइस बाथ के कारण पानी में वो डिस्पर्सन मीडियम में जाएंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे मेटल के सॉल्ट्स। तो इस मेथड का नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिसमें
हायर पोटेंशियल देके उन्हीं मेटल्स के इलेक्ट्रोड को आर्क शेप में रखते हैं जिन मेटल्स के सॉल्व बनाने हैं। हायर पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे तो इंटेंस हीट के कारण मेटल वेपराइज होगी, देन कंडेंस हो जाएगी, और इस तरह से हम मेटल के सॉल्व्स पा सकते हैं। आपको इसमें स्टेबिलिटी का कारण भी जानना है। जब हम आगे पढ़ेंगे बड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टॉपिक मिलेगा, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, तो हम आपको बताएंगे कि ये मेटल के सॉल्व्स कैसे स्टेबलाइज होंगे, जबकि हमने इन्हें लायोफोबिक नेचर का पढ़ा था। तो उस पर आऊंगा मैं जब हम एक लंबा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एक अभी आप क्लू ले लें हम उससे, किसी भी कोलाइड की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा कारण है उसकी सॉल्वेंट के साथ म्यूचुअलिटी यानी सॉल्वेशन। तो अगर सॉल्वेंट के साथ कोई कोलाइड म्यूचुअल नहीं है, यानी उसके साथ इंटरेक्शन उसका अच्छा नहीं है, फिर भी स्टेबल कैसे हो सकता है या कैसे बन सकता है, तो उसमें दूसरा बहुत बड़ा कारण है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। तो आगे का ही प्रॉपर्टीज का टॉपिक है किसका, कोलाइड का, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेडी-कार्क्स मेथड की क्विक समरी, इसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसे कॉस्टली मेटल्स के सॉल्व बनाए जाते हैं जो कि लायोफोबिक नेचर के होते हैं। इसी कारण से इतने सेटअप तैयार कर रहे हैं हम लोग कि आप इलेक्ट्रोड को आर्क शेप में रखते हो, आर्क शेप में रखने के बाद उन्हें इंटेंस हीट करने के लिए हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो, डिस्पर्सन मीडियम में डुबा के रखते हो। जैसे हीट मिलती है तो मेटल वेपराइज होती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेटल वेपराइज होती है, वेपराइज होकर आइसोलेटेड एटम जब बाहर आते हैं तो डिस्पर्सन मीडियम में जाके डिस्पर्स हो जाते हैं, रीजन आइस बात के कारण कंडेंसेशन हो जाता है। तो वेपराइजेशन इमीडिएटली फॉलोड बाय कंडेंसेशन टू मेक मेटल सॉल्व्स। यह है ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। थर्ड मेथड जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में भी एक बार जिक्र आएगा उसी वर्ड का जिसका अभी मैं कह रहा था, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। चार्ज होना बहुत जरूरी है किसी भी कोलाइड की स्टेबिलिटी दुनिया में, चाहे वो नेचुरल, आर्टिफिशियल, सेमी सिंथेटिक, किसी भी तरीके का कोलाइड हो, उसकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कॉल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो उस पर आऊंगा मैं अगले फिर टॉपिक्स में मिलेगा मुझे। फिलहाल आपको पेप्टाइजेशन पूछा जाए, जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन कि आप अगर किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट कर दें, यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड इज नोन एज पेप्टाइजेशन, and the thing or reagent or chemical which is using to make this is known as peptizing agent। जल्दी हो गया सर, नहीं आया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम कन्वेंशनल 10th से चलते हैं। 10th में हमने एक बहुत पहली रिएक्शन पढ़ी थी और बहुत बार आई हमें पहली बार ये एक्टिविटी भी करने को मिली जहां पे हमने 2 एक्वस सोल्यूशन को, कलरलेस सोल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स किया और व्हाइट पाउडर मिला था हमें। वो ये था कि 2 एक्वस सोल्यूशन लिए थे हम लोगों ने, सॉल्ट सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और हमें मिला था BaSO4 जो कि इनसॉल्युबल था, और नीचे हमने आदत डाली थी प्रेसिपिटेट लिखने की। ये व्हाइट कलर का सबस्टेंस नीचे जाके टेस्ट ट्यूब में बॉटम में डिपॉजिट हो गया था, इसे हमने प्रेसिपिटेट कहा था, और साथ में बना था सोडियम क्लोराइड जो कि वाटर में सॉल्युबल है। तो हमको इसकी टेंशन नहीं थी, हमने इसे जाना था पहली बार कि किसी 2 आयनिक कंपाउंड को मिक्स करने पे एक इनसॉल्युबल सबस्टेंस जो बॉटम में डिपॉजिट होता था उसे हम प्रेसिपिटेट कहते थे, और इस तरीके की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते थे। तो जिन भी आयनिक कंपाउंड को मिक्स करने के बाद प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बस यहीं पे जा रही है, यहीं से हमारा जिक्र चालू होता है। हमने 2 आयनिक कंपाउंड जोड़े यानी मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जैसे प्रेसिपिटेट बैठने लगा तो पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे, तब ग्रेविटी उन्हें खींचेगी। वो एग्रीगेशन रिएक्शन में ये बेरियम सल्फेट आपका हो गया प्रेसिपिटेट, और ये जो वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो जब एक टेस्ट ट्यूब में आपने घोला दूसरे टेस्ट ट्यूब के एक्वस सॉल्यूशन, यानी यहां भी आयोनिक कंपाउंड था, यहां भी एक आयोनिक कंपाउंड था, इन दोनों की रिएक्शन के बाद, म्यूचुअल रिएक्शन के बाद यहां जो एक सबस्टेंस बनने लगा तो उसमें पार्टिकल जुड़े, एग्रीगेट होने के बाद प्रेसिपिटेट हो गए। आप अलग से ऐड करिए इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे आप
और शेक करेंगे इस प्रेसिपिटेट को, तो पार्टिकल्स अलग अलग होंगे और उन पार्टिकल्स के ऊपर आने लगेगा सेम चार्ज। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जुड़ेंगे नहीं तो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। फिर से आराम से, आप दो आयनिक सोल्यूशन को डालें, प्रेसिपिटेट बनने वाला है, उसी समय आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए। तो जब वो पार्टिकल जुड़ेंगे और नीचे बैठेंगे, सेटल डाउन होंगे, तब तो प्रेसिपिटेट बनेगा। मैंने प्रेसिपिटेट बनने नहीं दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जाके उन प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स में जाके एब्जॉर्ब हो गए और चारों तरफ जो सरफेस में एक ही जैसे चार्ज होंगे तो एग्रीगेशन कैसे दिखाएंगे? तो जब एग्रीगेशन नहीं होगा तो सेटलिंग नहीं होगी। तो सेटल डाउन क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये पार्टिकल्स? क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो इस प्रेसिपिटेट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो गया है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे। जब रिपेल करेंगे, एग्रीगेशन नहीं दिखाएंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो कुल मिला के हमने प्रेसिपिटेट जो बनने वाला था उसी को काहे में कन्वर्ट कर दिया है? डिस्पर्स फेज में, यानी कोलाइड में। द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड, यानी वो अब नीचे बैठने नहीं दिया हमने, ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग डिस्पर्स हो गए। तो ये किस नेचर का आ गया? कोलाइडल नेचर का। तो ये कोलाइडल नेचर का आ गया, इस कारण से हम इसे पेप्टाइजेशन कहते हैं। यानी ये प्रोसेस जिसमें आप प्रेसिपिटेट को काहे में कन्वर्ट कर लेते हो? कोलाइड में, उसे नाम दिया गया पेप्टाइजेशन। और जो तुम इलेक्ट्रोलाइट डाले थे और जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन हुआ था, वो एक दूसरे से दूर हो गए थे पार्टिकल, उसका नाम रखा गया इस इलेक्ट्रोलाइट का पेप्टाइजिंग एजेंट। सर ये कैसे सरफेस को एक्यूमुलेट करते होंगे? तो ये भी मैंने कहा ना, एक टॉपिक है बड़ा सा, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल विच इज द मेन कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइड, जो आगे डिस्कस होगा। अभी आपको दो टर्म्स आई हैं, दोनों को अच्छे से याद रख लेना है। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस of conversion of precipitate into colloid by adding a suitable reagent electrolyte that is called peptizing agent। तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाएगा जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो आप, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड थे वही उसकी अनस्टेबिलिटी के लिए भी कारण हो सकते हैं अगर वो एक्सेस में। हमारी हिंदी और संस्कृत में कहावत है, अति सर्वर्त वर्जयेत, यानी किसी चीज की भी एक्सेस इंसान के लिए दुर्गम हो जाती है, यानी नुकसानदायक हो जाती है, हार्मफुल होने लगती है। किसी भी मेडिसिन का अगर अप्रोप्रिएट हमने डोज नहीं खाया, वही पैरासीटामोल जो हमने बुखार के लिए खाई, अब उसी को डबल ट्रिपल डोज में खा ली हमने, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। मतलब जिन इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण एक कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल थे, यानी वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे थे, माना कि इनमें सब में निगेटिव चार्ज है पार्टिकल्स में, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सेटल डाउन नहीं हो रहे थे क्योंकि चार्ज था, एक दूसरे को रिपेल कर देते थे। अगर चार्ज ना होता तो ये एग्रीगेट हो जाते, एग्रीगेट होने के बाद सेटल डाउन हो जाते। तो चार्ज होना इनकी स्टेबिलिटी का कारण था। लेकिन अगर आपने और एक्सेस में इसमें चार्ज ऐड किया या इसी में प्रेजेंट रहा सोल्यूशन, तो जितने भी चार्जेस हैं इनकी सरफेस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जैसे न्यूट्रलाइज होंगे तो पार्टिकल्स फिर एग्रीगेट होंगे और सेटल डाउन होंगे। तो अगर किसी कोलाइड को स्टेबल, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ही तो ऐड हो रहा है, यानी जब एक्सेस में आप एसिड ऐड कर देते हो, घर का रखा हुआ मट्ठा फिर से और ऐड कर दो, नींबू डाल दो, नमक डाल दो, यानी आपने जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, मिल्क यानी एक स्टेबल कोलाइड काय में टर्न हो गया अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तब तक मेंटेन है जब तक कोलाइड के ऊपर चार्ज मेंटेन है। तो इन चार्जेस को अगर आप बचाए रखना चाहते हैं तो इसे प्यूरिफाई कर दिया, यानी एक्सेस इंप्यूरिटी, सॉल्युबल इंप्यूरिटी, आयोनिक इंप्यूरिटीज को हटा दीजिए। कैसे? उन मेथड्स की बात करता हूं, पहले ये वर्ड समझ ले, कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन क्यों जरूरी है और रिमूव क्या करते हैं हम। ये दो बातें हैं, दोनों बातें समझ लीजिए। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड आप उसके अंदर से आयोनिक एक्सेस इंप्यूरिटीज को, सॉल्युबल हैं जो डिस्पर्सन मीडियम में, उन्हें रिमूव करते हो और पूरी कोशिश करते हो, ऐसी सुटेबल मेथड यूज करते हो कोलाइडल पार्टिकल ना हटने पाए।
ना कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर का चार्ज हटने पाए। तो इम्प्यूरिटीज को या आयंस को एक रिक्विसाइट अमाउंट तक पहुंचाना, जहां तक रिक्वायर्ड है। ये आयंस होने चाहिए सरफेस में चार्ज ही नहीं रहेंगे तो स्टेबिलिटी कहां से। तो जितने रिक्वायर्ड है उतने ही तक रहें, उससे एक्सेस में ना रहें, इसके लिए जरूरी है प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, रिमूवल ऑफ impurities, soluble impurities, ionic impurities from a colloid to a requisite minimum, जहां तक आपको रिक्वायरमेंट है वहीं तक रिमूव करूं, ये कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब इसके लिए अपने पास 3 मेथड है। एक है डायलिसिस। 10th में हमने एक आदमी को लेटे हुए पाया था हीमोडायलिसिस कराते हुए, ठीक है, अपने सारी वेन्स और आर्टरीज का इस्तेमाल करके वो अपने ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रहा था, क्योंकि ब्लड भी एक कोलाइड है बच्चों, ब्लड इज आल्सो अ कोलाइड। तो कोलाइड को प्यूरिफाई नहीं करेगा, इतनी सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस एंड टॉक्सिन जमा हो रहे हैं किडनी फेलियर के बाद, तो कैसे रिमूव होगा। तो वही डायलाइजर की एक शॉर्ट, यानी आप एक स्कीमेटिक डायग्राम समझ ले, वहां वाला बड़ा सेटअप है, उसी का स्कीमेटिक डायग्राम, यानी डायलिसिस कैसे होता है, या डायलिसिस में अगर आपको 3 नंबर तक आता है अप टू 3 मार्क्स तो भी आसान, आप सबसे पहला काम जो डायग्राम बना है हमारी किताब में उसे बना। डायग्राम में क्या है, आपको ये जो टम्बलर जैसा शेप दिख रहा है, इसमें भरा हुआ है आपका कोलाइड, इसके चारों तरफ आपको वाटर दिख रहा होगा। सबसे क्रूशियल है ये मेम्ब्रेन, यानी ये कहलाएगी डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन यानी एक ऐसी सुटेबल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी ये सेलेक्ट करेगी कि मैं कोलाइडल पार्टिकल को अपने आर पार नहीं जाने दूंगी, सॉल्युबल इंप्यूरिटीज को जाने दूंगी, यानी इसे पार कर सकते हैं तो सॉल्युबल सॉल्यूट यानी आयंस पार कर सकते हैं, सॉल्युबल इंप्यूरिटीज पार कर सकते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल नहीं। यानी यहां पे आप दिन, और यहाँ पे आपको अगर डायग्राम में दिख रहा हो तो वाटर की एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन वर्ड हमने सुना है, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैंने कहा यहाँ पानी जो है आपका, उसमें इंप्यूरिटीज कम है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, लोअर कंसंट्रेशन, प्योर वाटर मान लेते हैं, है ना, डीमिनरलाइज वाटर है, तो इसमें कोई मिनरल नहीं है। अब इसमें कोलाइड जो भरा है तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल के अलावा क्या है, ढेर सारी आयनिक इंप्यूरिटीज हैं। तो क्या होगा, डिफ्यूजन क्या कहता है, डिफ्यूजन कहता है कि सर मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी डायलिसिस एक डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जिसमें पार्टिकल्स, सॉल्युबल इंप्यूरिटीज, आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूव करते हैं थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल पार्चमेंट पेपर ले लीजिए, यानी इसके चारों तरफ, या सेलोफेन ले लीजिए, सेलोफेन की शीट आती है, एनिमल्स मेम्ब्रेन बहुत सारी ऐसी होती हैं। तो ये क्या है कि ये केवल और केवल आयंस को जाने देंगे, सॉल्युबल इंप्यूरिटीज को जाने देंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स को नहीं। यानी इनके पोर साइज इतने मिनिमम होंगे कि इन्हें कौन नहीं पार कर सकता, कोलाइडल पार्टिकल। यहां से अगर मैंने कहा कि बहुत सारे होल्स हैं तो इन्हें कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं, यानी ये 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे पोर साइज, यानी इनके अंदर जो होल होगा इस मेम्ब्रेन के वो इन पार्टिकल से छोटे होंगे, तो कौन नहीं पार करता है, कर पाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जब पार्चमेंट पेपर को नहीं पार कर पाएंगे तो सारी सॉल्युबल इंप्यूरिटी बाहर आएंगी, क्योंकि यहाँ ये रीजन जो है उनका हायर कंसंट्रेशन का और ये लोअर कंसंट्रेशन का है, तो हायर से लोअर की ओर मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। रिमूव हो गई इंप्यूरिटीज, अब ये बार बार पानी आप साफ करते जा रहे हैं, ठीक है, तो सारी इंप्यूरिटीज हायर टू लोअर मूव कर जाएंगे। समरी, डायलिसिस अगर आपको आया, ठीक है, सबसे पहले डायग्राम, ये क्रिस्टलॉइड है यानी कोलाइड है, ये वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड है यानी अब इंप्यूरिटीज भी आ गई है इसमें, ठीक है, और ये पूरा डायलाइजर कहलाता है। ये पूरा जो डायग्राम है ये क्या कहलाएगा, डायलाइजर। ये भी पूरा सेटअप, ये डायलाइजर है और ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि
जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है प्यूरिफिकेशन के लिए डायलिसिस में, उसका नाम है डिफ्यूजन। सो पूरी अगर मेथड की बात करें तो डायग्राम सबसे पहले क्रूशियल है, तो उसके बाद लैंग्वेज में आप बताएंगे डायलिसिस इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, which kind of particles move across the selectively permeable membrane, ionic impurities, soluble impurities can pass across the dialyzing membrane but colloidal particles cannot। इस तरह से रिमूवल हो जाता है किसका, आयनिक इम्प्यूरिटीज का, और किसका, दूसरे हैं आपके आयंस और पहले सॉल्युबल। इसी प्रोसेस को, ये पहली प्रोसेस थी आपकी डायलिसिस, अब इसी को आपको एक्सीलरेट करना है। ये दूसरे नंबर आ गई प्रोसेस। कैसे सर, डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस थी, 10th में हमने पढ़ा था सर, वो अगर केवल डिफ्यूजन से अगर हमारे शरीर में ब्लड ना होता, इनहेल की हमने ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेल करने के बाद एक ऑक्सीजन के एटम को, ठीक है, लंग्स से टो तक पहुंचने में 3 साल का समय लगे, यानी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रेवल करने में कितना समय ले, 3 साल का, अगर केवल डिफ्यूजन से हो, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का, यानी सेल फिर सेल फिर सेल, यानी सेल से सेल मूव करता जाए तो 3 साल लगेंगे। कितनी स्लो प्रोसेस है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो वैसे तुम रखते रहेंगे अपना इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत स्लो हो जाएगी, तो इसे एक्सिलरेट स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस कराते हैं। यानी डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में ये डिफरेंस है कि ये जो अब हम इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ेंगे ये फास्टर रेट पे होगी इन कंपेरिजन टू डायलिसिस। डायलिसिस स्लो प्रोसेस है क्योंकि केवल और केवल किस पे फोकस्ड है, डिफ्यूजन पे, और डिफ्यूजन एज वी नो दैट इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है कि दोनों तरफ आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डर आपको मैंने कहा आयोनिक इम्प्यूरिटीज का है, यानी सारा खेल आयोनिक इम्प्यूरिटीज का। और जब आयोनिक इम्प्यूरिटीज को हटाना है तो इलेक्ट्रोड तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। एक तरफ आप एनोड लगा दो, एक तरफ कैथोड लगा दो, तो ये एनोड जो होगा वो निगेटिव आयंस को खींच लेगा अपनी तरफ जल्दी से, और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव आयंस को जल्दी खींच लेगा। यानी इलेक्ट्रोड डायलिसिस सिमिलर टू डायलिसिस, बट हियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर अप्लाइड, यानी 2 इलेक्ट्रोड इमर्स करिए डिस्पर्सन मीडियम में, और जितनी भी आयनिक इम्प्यूरिटीज हैं उन्हें जल्दी से रिमूव कर लीजिए। यानी सारा सेटअप सब कुछ सेम है, यानी वही डायलाइजिंग मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, वही है ना, वाटर एक्सप्लॉयर, सारा कुछ सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस ये है कि हम फास्टर रेट में करना चाहते हैं, क्योंकि हमें आयनिक इम्प्यूरिटीज हटाना है, तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोड्स हैं कि कैथोड और एनोड लगा के अप्लाई करके खींच लेंगे हम जल्दी से निगेटिव और पॉजिटिव को। ये रही 2 मेथड, ये किसकी थी, प्यूरिफिकेशन की। लास्ट मेथड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बेहद माइन्यूट, यानी बहुत ही महीन आप फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का आप फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो 2 अगर पार्टिकल्स हैं, दोनों ही छोटे छोटे हैं, उनमें से एक को आप अलग कर रहे हैं, वो जैसे एक कहावत है बाल की खाल निकालना, इस टाइप का वर्ड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। एक तो बाल बहुत पतला, उसकी भी खाल निकालना, तो यानी एक कोलाइडल पार्टिकल छोटे और उसके अंदर की सॉल्युबल इम्प्यूरिटी और छोटी, उनको अलग करना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी ये टर्म ऐसी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं यूज कर सकते आप। नॉर्मल फिल्टर पेपर जब आप लेते हो लैब में जो रखा रहता है, तो उसके जो पोर्स हैं, या तो आपको आप फनल लेते थे, उसमें सेट करते थे क्या, फिल्टर पेपर। अब जब आप इसमें कोलाइड डालोगे तो इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को पार कर जाएंगे कौन, कोलाइड्स भी। तो कहाँ रिमूव होगा, जैसे ही डालोगे तो इम्प्यूरिटीज भी चली जाएंगी, कोलाइड्स भी पार कर जाएंगे, यानी जो फिल्ट्रेट आपका कलेक्ट होगा उसमें कोलाइड्स फिर से आ जाएंगे, पार्टिकल्स भी, डिस्पर्सन मीडियम भी, इम्प्यूरिटीज भी। और आप क्या चाह रहे हो, कोलाइडल पार्टिकल रिटर्न रहे, इम्प्यूरिटीज बच जाए, तो फिल्टर पेपर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर होगा वो भी अल्ट्रा ही होगा, मतलब नॉर्मल फिल्टर पेपर लैब में जो यूज हो रहा है वो उसे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। समझ में आई कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर को ही डेवलप करना है।
तो उसमें क्या करना है, इनके पोर साइज को रिड्यूस कर लेना है। कैसे करेंगे सर? तो आपको एक मटेरियल को इंप्रेग्नेटेड करना है, यानी इसके चारों तरफ पोर्स में जमाना है, जिससे पोर्स रिड्यूस होके 1 नैनोमीटर तक पहुंच जाए। तो 1 नैनोमीटर छोटे हो जाएंगे अगर पोर साइज, तो इंप्यूरिटीज तो चली जाएंगी, लेकिन कोलाइड्स हमारे बच जाएंगे। यानी यहाँ कोलाइड इसीलिए बच जाएंगे क्योंकि ये जो पोर्स हैं इसके फिल्टर पेपर के वो 1 नैनोमीटर छोटे हैं, तो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज चली जाएंगी, आयंस चले जाएंगे, लेकिन कोलाइड रिटेन रह जाएंगे। सर ऐसा फिल्टर पेपर बनाएंगे कैसे? आसान है, आप लेंगे 4% नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज, अब ये सेमी सिंथेटिक आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्यूलोज ठीक है कैसा है, नेचुरल है। अब उसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ होगा, नाइट्रो यानी NO2, तो नाइट्रोसेल्यूलोज याद रखना है आपको। नाइट्रोसेल्यूलोज एक सेमी सिंथेटिक मटेरियल है जिसे आप अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में, अल्कोहल और ईथर इनको लिए इसको आप डिसॉल्व कर लेंगे और फिर फिल्टर पेपर को इसमें सोक करेंगे। सोक करने के बाद फॉर्मल्डिहाइड का नाम सुना ही आपने, SCHO, इसमें आप इस फिल्टर पेपर को डाल के फिर ड्राई करेंगे। ये ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी ये हार्डनिंग दे देगा। फिर से एक बार, नॉर्मल फिल्टर पेपर कैन नॉट यूज इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन बिकॉज द पोर साइज आर so such that all colloidal particle can pass through, ठीक है। और मुझे चाहिए ऐसे कि जिसमें आयंस रुक जाए कि ना रुके, जाए चले जाए भाई, सॉल्युबल इंप्योरिटी चली जाए। कौन रुक जाए? कोलाइड्स रुक जाए। तो कोलाइडल पार्टिकल तभी रुकेंगे जब पोर साइज छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो इन्हें छोटे कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल फिल्टर पेपर को आप 4% नाइट्रोसेल्यूलोज अल्कोहल ईथर के मिक्सचर में सोक करोगे। इसे एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, कोलोडियन। इसका नाम है कोलोडियन। कोलोडियन क्या है? 4% नाइट्रोसेल्यूलोज मिक्सचर इन अल्कोहल एंड ईथर। इसमें आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक करिए, फिर फॉर्मल्डिहाइड में है ना सोक करके ड्राई कर दीजिए। तो ये आपका तैयार हो चुका है ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें अब आप कोलाइड डालेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल रिटेन रह जाएंगे और इंप्यूरिटीज बाहर। तो इस तरह से ये 3 मेथड थी प्यूरिफिकेशन ऑफ। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स ये सबसे जरूरी टॉपिक इसलिए है कि मैंने कहा इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन जो हैं वो किस सेगमेंट से हैं? कोलाइड से। अब कोलाइड में भी जो सबसे जरूरी है जानना प्यूरिफिकेशन हो गया जैसे कोलाइड्स का, और ये टॉपिक जो प्रॉपर्टीज में चालू होता है। प्रॉपर्टीज कई हैं, यानी चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन तक जानना है हमें। तो उसमें पहली आपको प्रॉपर्टी दिखती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल तक ही लिमिटेड रहना है हमें, और डिटेलिंग इसकी बहुत अच्छी आपको चैप्टर 2 सॉल्यूशंस में मिलेगी, जहां उस चैप्टर का अप टू 70% यही टॉपिक कवर करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे अभी आपको देंगे उसमें है ना न्यूमेरिकल्स, उसकी थ्योरी, उसके ग्राफ, सारा रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, बहुत डिटेल में है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहां तक जितना लिमिटेड सेंस में शॉर्ट सेगमेंट को समझना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन या कोलाइड के जो उसके अंदर प्रेजेंट डिस्पर्स फेज या सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, यानी those properties of solution or colloid which depend upon the number of solute oblique dispersed phase particles. I repeat, those properties of solution oblique colloid which depend upon number of solute oblique dispersed phase particles. यानी मैंने कहा कि एक कोलाइड है और एक प्योर डिस्पर्सन मीडियम है। ये प्योर डिस्पर्सन मीडियम एज्यूम कर लिया वाटर है, और ये है मान लीजिए स्टार्च का कोलाइड। अब अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट को आप देखेंगे और इसके बॉइलिंग पॉइंट को, तो दोनों में अंतर मिलेगा आपको। यानी अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा। अब आप रीजन पूछना चाह रहे हैं क्यों, तो मैंने कहा कि अभी डिटेलिंग आपको नहीं जाननी है।
इतना जानना है कि इस सोल्यूशन के अंदर जैसे ही ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स आ गए हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, इनके कारण सर्टेन प्रॉपर्टीज डिफर करने लगती हैं। प्योर सॉल्वेंट या प्योर डिस्पर्सन मीडियम में जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वही कैरेक्टरिस्टिक कोलाइड में नहीं रह जाएगी। तो ऐसी 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। उनके नाम हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा, प्योर डिस्पर्सन मीडियम का होगा, वही कोलाइडल सॉल्यूशन का नहीं होगा, उससे कम होगा। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये जो टर्म है, इलिवेट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू प्योर डिस्पर्सन मीडियम। यानी हमेशा आप कंपेयर किससे करेंगे, प्योर आप सॉल्वेंट लेंगे या प्योर डिस्पर्सन मीडियम लेंगे, उसे कंपेयर करेंगे किसे, सॉल्वेंट कंटेनिंग डिस्पर्स फेज पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। यानी एक तरीके से कहें कि यहां हम सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से या प्योर डिस्पर्सन मीडियम से। तो प्योर में जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी वही कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आप डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज ही हम जान रहे हैं, क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे आप डेफिनेशन और एग्जांपल लिख देंगे। तो तीसरा एग्जांपल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके आपको डेफिनेशन और एग्जांपल यहां इस चैप्टर में जानने हैं। तो इस चैप्टर में जितना आपको जानना था उतना काफी है। चैप्टर 2 जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हर एक का सेपरेट एक्सप्लेनेशन आपको 1 और 2 पेजेस का, फिर न्यूमेरिकल अपन खूब सारे लगाएंगे। इन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि चैप्टर 2 न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो सारे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ 100% जितने क्वेश्चन आए हैं इन पे ही बेस्ड आए हैं। तो वहां पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको इस चैप्टर में कितना याद रखना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की या कोलाइड की जो उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। दीज आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सेपरेट इन्हें हम समझेंगे वहां। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में कोलाइड्स की, जिसमें नाम आता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आप लोगों ने 9th क्लास से सुना है। टिंडल इफेक्ट में आप लोगों ने देखा कि जब तक हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं लेते हैं, यानी हमारे आसपास अगर होमोजीनस मिक्सचर होता है, जैसे एयर से हम अगर इन 4 चीजों को अलग कर ले, डर्ट, डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर, तो आपकी एयर होमोजीनस है। जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन आपके सर के ऊपर है वही मेरे ऊपर है। तो यानी सब जगह प्रोपोर्शन फिक्स्ड है किनका, इन गैसेस का, क्योंकि गैसेस हमेशा होमोजेनस मिक्सचर बनाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ये 4 कौन कौन, डर्ट, डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर आते हैं, तो इस एयर को हेट्रोजेनस बना देते हैं। यानी इनके पार्टिकल साइज मोर देन 1 नैनोमीटर हो जाते हैं। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाते हैं। कौन, डर्ट, डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर। दीज 4 आर द मेन कॉज ऑफ हेट्रोजीनस नेचर ऑफ एयर। तो अगर एयर हेट्रोजीनस है तो हमें पता है कि टिंडल इफेक्ट कौन सो करता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, आइदर कोलाइड और सस्पेंशन। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डायग्राम जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में बना है उसको आप देखें, तो उसमें आप पा रहे हैं कि आप एक बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। बीम ऑफ लाइट जब आप देख रहे हैं तो वो उसका पूरा पाथ दिख रहा है। एक एग्जाम्पल याद आता है 9th क्लास का, कैनोपीज में अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप जाते हैं डेंस फॉरेस्ट में, तो कैनोपीज से आपको एक बीम आती हुई दिखती है, एक क्या कई ऐसी लकीरें आती हुई दिखती हैं, यानी पूरा का पूरा बीम दिखने लगता है आपको। और एग्जाम्पल याद आता है जैसे नाइट में अगर अपन निकलते हैं बाहर और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है या ओस गिरी होती है, तो पूरी बीम दिखाई देती है कार की हेडलाइट की या फिर मोटर बाइक की। जो बीम है, ये बीम का दिखना ही टिंडल इफेक्ट,
सर होता क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है और क्यों होता है, दोनों तक पहुंच रहा हूं मैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है टिंडल इफेक्ट, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है वो भी हम बात करते हैं। तो 3 चीजें अपन कवर करें, आसपास के एग्जाम्पल हमें याद रहें, दूसरा टिंडल इफेक्ट होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल टू अस, यानी व्हेन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल टू अस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग करेगा कौन? बाय कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डर्ट, डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर, इनके प्रेजेंस के कारण जब लाइट स्कैटर हो और ऑब्जर्वर को पाथ दिखने लगे लाइट का, इट मीन्स कि आप क्या देख रहे हैं? टिंडल इफेक्ट। तो व्हेन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल टू अस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर दैट आर dirt, dust, smoke and water vapor. This is called Tyndall effect. कारण आप समझ गए होंगे, कारण सबसे मेन जो निकल के आ रहा है स्कैटरिंग होनी चाहिए। तो स्कैटरिंग कौन कर सकते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स, जिनके साइज इस तरह से ऑप्टिमम है कि जो लाइट आप डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ से बड़े हैं। अगर इससे छोटे, यानी वेवलेंथ जो आपकी लाइट की पड़ रही है उससे अगर छोटे होंगे पार्टिकल, तो उसको प्राप्त कर जाएगी लाइट, स्कैटर नहीं होगी। तो पहली कंडीशन टिंडल इफेक्ट के लिए, यानी फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन कि इन पार्टिकल्स को इतना बड़ा होना चाहिए कि वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हो उससे बड़े हो, यानी साइज ऑफ पार्टिकल्स एक फैक्टर हुआ कि ये इतना बड़ा हो कि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ से बड़े हो। तो अगर पार्टिकल साइज छोटे रहे, यानी 400 नैनोमीटर के अराउंड रहे, तो वो लोअर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। अपन विजुअल स्पेक्ट्रम का पूरा अगर रेंज देखा था पिछले साल क्लास 11th में, तो हमने 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर पाया था विजुअल रीजन। तो अगर साइज 500 के अराउंड हुआ तो लोअर वेवलेंथ को स्कैटर करने लगे, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू। थोड़ा और बड़े हुए, और बड़े होते गए, और बड़े होते गए, तो हायर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। तो वहां जहां पे आपका पूरा स्पेक्ट्रम का विबग्योर है, तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पार्ट फिर स्कैटर होने लगेगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है पार्टिकल साइज पे, यानी पहला फैक्टर कि पार्टिकल साइज को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो स्कैटर कर पाए बीम ऑफ लाइट को। दूसरी कंडीशन, यहां पे आपको पता है कोलाइड में हमेशा 2 चीजें होती हैं, एक होती है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्सन मीडियम है और ये डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, जिससे कि लाइट आए तो इसके अलग एंगल से स्कैटर हो और मीडियम पे पड़े तो अलग एंगल से स्कैटर हो। तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। टुवर्ड्स एसेंशियल कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, स्टार्ट तो हम यहां से कहेंगे 3 एसेंशियल कि पहली बात तो होमोजेनस मिक्सचर ही नहीं होना चाहिए, कि 1 नैनोमीटर से सर छोटे होंगे तो स्कैटरिंग तो कहीं चांस ही नहीं है। तो लाइट के स्कैटरिंग के लिए क्या एसेंशियल है? सबसे पहले तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एयर, फिर मिल्क हो गया, तो ढेर सारे आपके पास कोलाइड्स हैं, तो कोलाइडल सोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि वो हेट्रोजेनस होता है। अब उसमें लाइट पड़ने के बाद 2 कंडीशन और हमको रिक्वायर्ड है, एक कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हों कि लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ से बड़े हों, जिससे वो स्कैटर हो पाए, और दूसरा कि दोनों यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। इतना ही याद रखना था टिंडल इफेक्ट में। एग्जांपल आप बता सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट की कैनोपीज से जो आ रही बीम हमें दिखाई देती हैं, स्मोक फिल्ड रूम है, गांव में हम जब जाते हैं तो छप्पर वाले जो घर हमको मिलते हैं, तो जो हमारा रसोई होता है उसमें अगर हम जाएं, स्मोक फील्ड पहले से ही रहता तो बीम हमें दिखाई देती है। अगर स्मोक नहीं रहता तो वो टिप दिखाई देती जहां से आ रहा है, और जो है ना मतलब सर्कुलर आपका बनता है कि यहाँ पे पड़ रही है बीम, वो दिखाई देता है। लेकिन अगर स्मोक हो जाए तो पूरा का पूरा हमको, या डस्ट आपने है ना झाड़ू लगाया तो उसके बाद जो डर्ट ऊपर आती है तो उसके कारण वो बीम दिखने लगती है। तो जब तक हेट्रोजिनस नहीं होता मिक्सचर, यानी होमोजिनस एयर रहती है, तब तक हमको बीम नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही है ना झाड़ू लगाया तो पूरी डस्ट आई तो उसके कारण बीम दिखने लगी, या फिर स्मोक है हमारे उस कमरे में तो हमको दिखने लगती है बीम।
तो ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, किसके, टिंडल इफेक्ट के। अब स्विच करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, कलर ऑफ द कोलाइड। कलर, तो कलर के लिए क्या चीजें चाहिए, कलर होता कैसे है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, उनकी बात कर लें हम लोग। तो जैसे अगर एक कोलाइड रखा हुआ है, इस पे लाइट पड़ रही है, तो एक ऑब्जर्वर यहां है और एक ऑब्जर्वर यहां है, यानी पहला ऑब्जर्वर मैंने माना और ये ऑब्जर्वर दूसरा है। तो इन पार्टिकल्स के स्कैटरिंग के बाद लाइट एक बार रिफ्लेक्ट होके यानी स्कैटर होके यहां तक पहुंचेगी। तो ऑब्जर्वर 1 यहां पे कौन सी लाइट देख रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट, और ऑब्जर्वर जो 2 है वो कौन सी लाइट देख रहा है, ट्रांसमिटेड। क्या लगता है दोनों को सेम कलर दिखेगा, नहीं, जो स्कैटर्ड लाइट देखेगा वो अलग वेवलेंथ वाली लाइट देखेगा, तो उसे इस कोलाइड का अलग कलर दिखेगा, और ट्रांसमिटेड लाइट का कलर अलग दिखेगा, क्योंकि पोर्शन या पार्ट जो स्कैटर हो चुका है वो तो ट्रांसमिट होगा नहीं। तो स्कैटर्ड लाइट और ट्रांसमिटेड यानी रिफ्लेक्टेड लाइट जो देख रहा है ऑब्जर्वर, उसे इस कोलाइड का अलग कलर दिखेगा, ट्रांसमिटेड लाइट जो देख रहा है उसे अलग कलर दिखेगा। अगर मेरी बात नहीं समझ में आती है तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क और वाटर का यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, मिल्क प्लस वाटर। अगर इसे आपने रखा और लाइट इस पे यूज की, ठीक है, तो ये कौन सी व्हाइट लाइट जब आपने डाली तो रिफ्लेक्टेड पर्सन जब देखेगा तो इसे ब्लू दिखेगा, ये यानी लोअर वेवलेंथ को स्कैटर कर रहा है, यानी ब्लू को स्कैटर कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट को देखने पे ऑब्जर्वर को कौन से कलर का दिख रहा है पूरा कोलाइड, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर ब्लू दिख रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट यानी ऑब्जर्वर 2 देखता है तो उसे ये रेड कलर का दिखता है। तो स्पेक्ट्रम का जो पार्ट मैक्सिमम बचेगा, जिसकी हायर वेवलेंथ रहेंगी, वो अप्रोच कर पाएगा ऑब्जर्वर 2 का, क्योंकि वो ट्रांसमिटेड लाइट देख रहा है। वही सनराइज और सनसेट के समय सन आपको रेड दिख रहा है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग लेंथ कवर करके आ रहा है। तो केवल कौन सा पोर्शन बचता है, रेड, या हायर वेवलेंथ वाला येलोइश दिखेगा, या तो फिर ऑरेंज दिखेगा, या तो रेड दिखेगा। समझ में आई बात की, ट्रांसमिटेड लाइट को देखेगा अगर ऑब्जर्वर तो उसे अलग कलर दिखेगा, स्कैटर्ड देखेगा तो अलग। जैसे स्काई में स्कैटर हो गया सबसे ज्यादा ब्लू कलर, तो हमको पूरा स्काई कैसा दिख रहा है। तो कलर भाई आपका एयर कैसा है, कोलाइड ना है, तो उस कोलाइड का कलर ब्लू क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि सबसे मोस्ट स्कैटर कलर कौन सा है, ब्लू, तो हमको ब्लू दिखाई दे रहा है। और हमको सन कैसा दिख रहा है, सनराइज और सनसेट के समय क्यों रेड दिख रहा है, क्योंकि स्कैटर होने के बाद केवल हम तक कौन अप्रोच कर पा रहा है, रेड, तो हमें रेड दिखता है। तो अपीयरेंस कोलाइड की किन बातों पे डिपेंड कर रही है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन कहां है, पहला पॉइंट। तो पहला फैक्टर या पहला पैरामीटर कि मुझे कोलाइड मैं देख कहां से रहा हूं, मैं कोलाइड को रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देख रहा हूं कि ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू, एक फैक्टर हुआ। दूसरा पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज छोटे हैं, तो मैंने आपसे कहा ना कि पार्टिकल साइज छोटे हैं तो लोअर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। जैसे जैसे साइज आप बढ़ाते जाएंगे, स्कैटरिंग का पार्ट, स्पेक्ट्रम का पार्ट अलग अलग होता जाएगा। तो कोलाइडल कलर 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। एक तो आप कौन सी पोजीशन पे है, रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट, और दूसरा कि आप पार्टिकल साइज कैसे रखे हो कोलाइड का। जैसे एग्जांपल याद आ रहा है गोल्ड सॉल अगर आप लेते हैं तो जब शुरू में यानी आप स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे साइज हैं पार्टिकल्स के, तो आपको आप ये होता है जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे तो अलग है, और पहले कैसे दिखता है। तो शुरुआत में गोल्ड सॉल आपको लाइट डालने पे, छोटे पार्टिकल्स होने पे ये आपको रेड दिख रहा है, ठीक है, और बड़े करते जा रहे हो, और बड़ा करते जा रहे हो तो वो पर्पल होता जा रहा है, फिर और बड़ा करो ब्लू होता जा रहा है, और बड़ा करते जा रहे हो तो गोल्डन होता जा रहा है। यानी पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है कलर, यानी स्कैटरिंग किसकी हो रही है। पार्टिकल्स साइज पे भी कलर डिपेंड करता है कोलाइड का। पहला कि ऑब्जर्वर की पोजीशन कहां है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहा है कि ट्रांसमिटेड लाइट, और दूसरा कोलाइडल पार्टिकल साइज कैसे है, कोलाइडल पार्टिकल साइज के हिसाब से स्कैटरिंग होगी। तो कलर ऑफ द कोलाइड डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर, the position of the observer, whether it is looking at reflected light or transmitted light. Second, particle size of the colloid. As we grow bigger size of colloidal particle,
एक एग्जांपल आप यहाँ पे दे दीजिएगा गोल्ड सॉल्ट का, जो आपकी किताब में। तो गोल्ड सॉल्ट में पहले इनिशियली अलग कलर होता है, जैसे जैसे आप पार्टिकल साइज बढ़ाते जाते हैं तो अलग कलर होता जाता है। ठीक है, अब स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रॉपर्टीज में, जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन नाम से कुछ समझ में आ रहा हो कि किसी साइंटिस्ट ने खोजा होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने, एक अच्छे बॉटनिस्ट है, आपको याद हो 9th में हमने सुना था रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का नाम। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल खोजी थी और रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस खोजा था। तो जब सेल हमारा पूरा अंदर का कोलाइडल मिक्सचर ही है, ठीक है, तो उसमें सॉलिड डिस्पर्स रहते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह हम बायो में नहीं घुसते हैं, सिंपल लौटते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइड के अंदर के पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं है, ये सारे पार्टिकल्स लगातार जिगजैग मोशन करते जा रहे हैं। जिगजैग मोशन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में कहीं भी बम्बार्डमेंट होता है जैसे डिस्पर्सन मीडियम के साथ, उस हिसाब से डायरेक्शन बदलते रहते हैं। अल्टीमेट गोल जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी हम जो पढ़ रहे हैं ब्राउनियन मोशन, उसमें आप सबसे पहले ये बताएंगे ये है क्या, किसने खोजा, क्या खोजा से बहुत लेना देना नहीं। हमें काम की बात यह समझनी है कि कोई भी कोलाइड होगा, कोई भी, जितने भी तरीके सॉल्ट जेल इमल्सन सब ने हमने पढ़े, उसमें जो भी डिस्पर्स फेज होगी वो स्टेशनरी नहीं रहेगी। क्यों सर? से फायदा भी है, आता हूं उस पर। पहले तो है क्या ब्राउनियन मोशन? जिगजैग मोशन पार्टिकल्स का, जितना ज्यादा वो इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे वो मोशन ही क्या कहलाता है? ब्राउनियन मोशन। यानी जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। दिस इज सुटेबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा इनका हाथ है। कैसे? अगर आप एक सिंपल मड लेके या आप थोड़ी सी सैंड लीजिए और वाटर में पोर करिए, आप जानते हैं जब तक हिला रहे हैं तब तक वो मिक्स है, और जैसे ही आप बंद करते हैं स्टीयर करना तो सेटल डाउन हो जाती है। तो ये जो आप स्टीयरिंग एक्शन अलग से लगा रहे थे, स्टीयरिंग एक्शन आपको कोलाइड्स में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोलाइड्स तो अपने आप स्टीयरिंग एक्शन पा रहे हैं ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। यानी ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड ड्यू टू स्टीयरिंग इफेक्ट। तो कोलाइडल पार्टिकल का ये जिगजैग मोशन उन्हें स्टेबल बनाने में बड़ा मदद करता है, क्योंकि स्टीयरिंग एक्शन आ जाता है तो आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मिक्स होते रहता है। अब अगले वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। आज के